अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, ईरानी मुजाहरे, अवामी राय वहाँ पे तब्दील होने लगी है, इसके इशारे मिल रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जब से अमेरिका और इसराइल ने वाज़े तौर पे इन मुजाहिरीन को सपोर्ट किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा अगर ईरान की हुकूमत ने मुजाहिरीन को कुचलने की कोशिश की, उसके बाद ईरान के अंदर अवामी राय बदलना शुरू हो गई है। और ईरान के कौम जो खुद मुख्तार कौम है वो ये नहीं चाहती कि उनके अपने इंटरनल मामलात में कोई भी बैरूनी ताकत उसमें इंटरफेयर करे। माजी में भी ईरान के अवाम ने इस बात की हमेशा मुखालफत की है। हालांकि शाह की फैमिली जो है वो 2 बार पहले भी अमेरिका के ताउन से इक़्तिदार हासिल कर चुकी है, लेकिन हमेशा ईरान के अवाम ने इसको मुस्तरद किया है। और दूसरी वजह यह है कि ईरान की हुकूमत ने बहुत वाज़े तौर पर यह मैसेज दिया है कि वो कायम रहेगी, वो कायम है। उन्होंने पब्लिकली आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अपीयरेंस दी है और उन्होंने खिताब किया है और अमेरिका को पैगाम दिया है। ईरान के सदर ने अमेरिका को पैगाम दिया है और ईरान की जो कौमी असम्बली है उसके स्पीकर ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के जितने भी अड्डे इस रीजन में हैं वो और इसराइल, ये तमाम हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे और हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि हम जवाबी हमला भी करेंगे और उसमें जो भी नुकसान होता है वो देखा जाएगा। और तीसरी वजह यह है कि उतनी पब्लिक बाहर नहीं निकली जिसके जवाब में, जिसके निकलने के बाद अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर सकते थे। और इस वजह से और इसके बाद अमेरिका की जो तैयारी है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हमले की। उसके बहरी जहाज़, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अभी तक खित्ते में पहुंच नहीं सके। तो ये सारे वो मामलात हैं जिस दौरान ईरान को टाइम मिल गया है कि वो इन मुजाहिरीन को क्रश कर सके। 2600 मुजाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 200 वो लीडर हैं जिनको इंतशारियों के लीडर कहा जाता है और उसमें मोसाद के कुछ एजेंट्स भी हैं जिनको ईरान ने गिरफ्तार किया है। तो ये है वहाँ की सूरत हाल। और इसके जवाब में एक वहाँ पे ईरान की हुकूमत के हक़ में भी मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं, जिससे ये लगता है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान पर हमला किया और हुकूमत गिराने की कोशिश की तो हो सकता है ईरान में सिविल वॉर शुरू हो जाए, जिसको मेरा ख्याल है कोई भी फरीक नहीं चाहता। कम अज़ कम इस खित्ते के ममालिक और ईरान के लोग नहीं चाहते, इसराइल शायद ये चाहता हो। तो ये है आज की अहम खबर। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। PTI का अंदाज़े सियासत कामयाब है या नाकाम। अभी जो ताज़ा तरीन खबरें कराची से आ रही हैं वहाँ पर पथराव शुरू हो गया है कारकुनान और पुलिस के दरमियान, और जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं उन पर भी पथराव हुआ है, दूसरे और गाड़ियों पर भी पथराव किया है कारकुनान ने, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा ये है कि बागे जनाब में PTI का जलसा होना है और वहाँ पे हुकूमत उनमें रुकावटें खड़ी कर रही है। ये क्यों हो रहा है? ये अंदाज़े सियासत उनका ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, इस पर हम बात करेंगे। सैयद कौसर काज़मी साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, जहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कुछ दिन पहले दौरा करने गए थे। और हमारे साथ होंगे शौकत यूसुफजई साहब, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप पेशावर में मौजूद हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा ट्रंप का जो पोलिटिकल एजेंडा कितना काबिल अमल है। वेनेजुएला से शुरू हुआ और मैक्सिको को धमकी, क्यूबा को धमकी और फिर उसके बाद ग्रीनलैंड को धमकी और ईरान को धमकी। ये तमाम धमकियां अमेरिका क्यों दे रहा है और तेल का इससे क्या ताल्लुक़ है, पेट्रो डॉलर का इससे क्या ताल्लुक़ है, इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉलिटिकल एजेंडा कामयाब हो सकता है। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नजम, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल है इस्लामाबाद में धमाका, बहुत सारी कीमतें जानें ज़ाया हो गई और पहले एक दहशतगर्दों ने धमाका किया था हाई कोर्ट के जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके बाहर, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर, और आज ये गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है, लेकिन बहुत जानें ज़ाया हुई हैं। रेगुलेटर की तरह क्या हुकूमत सो रही है, क्या मुकामी इंतज़ामिया सो रही है, क्या ये नहीं है वो गवर्नेंस के इशू जिस पे हुकूमत को और मुकामी इंतज़ामिया को गौर करना चाहिए? इस पर बात करेंगे आज के एडिटोरियल में। तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। कौसर काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। शौकत यूसुफजई साहब खुशामदीद आपको भी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, आपके वज़ीर आला सिंध गए हुए हैं, कराची में हैं, हैदराबाद से कल रात को वापसी पे सड़कें उन्होंने कहा बंद कर दी। तो पहले लाहौर में गए और वहाँ अपने पब्लिक मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। कराची और सिंध में आपका इस्तकबाल तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद वैसा नहीं रहा, वैसे ताल्लुकात नहीं रहे जैसे पहले दिन थे। क्या वजह है? किसने बिगाड़े हैं ये ताल्लुकात? यह अच्छाई जो थी इसमें बुराई किसने डाली है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉपुलैरिटी सबसे अहम चीज़ है जो इनको हजम नहीं हो रही है, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है। मेन इशू यही है कि उनका ये ख्याल था कि आ जाएंगे और बस एक आधा जुलूस होगा, छोटा सा इनका इस्तकबाल हो जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह 2-3 दिन गुजार के वापस चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सिंध के अवाम निकली एयरपोर्ट से लेके, फिर पहले दिन, दूसरे दिन, फिर जो हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर उनका इस्तकबाल हुआ, तो इस चीज़ ने बुखलाहट का शिकार बना दिया सिंध गवर्नमेंट को। फिर ये कि ये चीज़ तो साबित हो गई है ना कि PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, ये कंप्रोमाइज़ हो गई हैं पार्टियाँ। इन्होंने खुद कहा कि जब आप जलसा कर सकते हैं, NOC भी जारी की, लेकिन उसके बाद फिर कंटेनर खड़े किया। अचानक फिर पता नहीं क्या हो गया कि हाईवेज वगैरह सारे बंद कर दिए कि जी आप नहीं जा सकते। और ये पिछले कई घंटों में मैं देख रहा हूँ कि कितने नौजवानों के टांगे टूट गई, किसी को क्या किया पुलिस ने। तो देखें, ये तो एक तरफ हम जमहूरियत के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं, लेकिन अब अपने मुल्क के अंदर जो जमहूरियत ख़तरे में है और जो जिस तरीके से जमहूरियत को लपेटा जा रहा है, ये देखें ना, पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध के अंदर, अगर वो जलसे की ठीक है आपकी बात, लेकिन तो मुझे आपने कहा कि मकबूलियत बहुत है PTI की, ये बात तो ठीक है, लेकिन मकबूलियत के साथ कुछ जिम्मेदारी इस मकबूल जमात की है कि वो गवर्नेंस बेहतर करे और लोगों के हालात भी बेहतर करे। आपके सूबे में दहशत ज़्यादा है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, स्कूल से बाहर बच्चे इतने ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल का हाल आप देख लें, सड़कों का हाल देख लें, और आपके वज़ीर आला दौरे करते फिर हैं पूरे मुल्क में। ये आपको इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं नज़र आती? नहीं, देखें, इस तरह तो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो माशाल्लाह 2 दिन पाकिस्तान में होते हैं और 2 हफ्ते बाहर होते हैं और लोगों को ये नवीज़ सुनाते हैं कि जी हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जबकि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लाया अभी तक 2-2.5 सालों में। तो ये तो देखें, दौरे करना कोई बुरी बात नहीं है। हमने तो उनको भी दावत दी, CM सिंध को भी देते हैं, पंजाब को भी देते हैं, आए हमारे सूबे के अंदर, जहाँ वह अपने पार्टी की वर्करों से मिले, जलसे करें, जुलूस निकालें। यहाँ जमहूरियत है, यहाँ पे हमें खौफ नहीं है, इसलिए कि यहाँ वोट हमारा अपना है। तो जमहूरियत का मतलब सिर्फ जलसे जुलूस है, डिलीवरेंस नहीं है? नहीं, देखें, अगर डिलीवर नहीं कर सकते हम ना, तो फिर हमें इतना बड़ी तादाद में लोग ना पसंद करते, ना हमें वोट मिलता है। ये तो देखें ना, जमहूरियत के अंदर तो वोट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। एक तरफ अगर हम ये वोट को ना माने, तो खूब कहते रहे, नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि जी वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इस तरह इज्जत मिलती है जो अभी दी जा रही है सिंध के अंदर और कराची के अंदर। लेकिन ये बात बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए, मैं कौसर काज़मी साहब से दोनों पार्टियों के पास इख्तियार नहीं। ठीक है जी, कौसर साहब कह रहे दोनों पार्टीज़ के पास इख्तियार नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ जमाते हैं आप। और पहले आपने जिस तरह किया सलूक उनके साथ, उस पर एतराज़ हुआ। अब पीपल्स पार्टी ने अच्छा इस्तकबाल किया था, बल्ले बल्ले हुई उसकी, अब वहाँ भी यही कुछ हो रहा है। तो क्या आप दोनों जमातें कॉम्प्रोमाइज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अबसार साहब, मकबूलियत की जहाँ तक बात है, ये यूसुफ सईद साहब तो शायद थोड़ा रुक गए, अदरवाइज ये कहते हैं 90% पाकिस्तानी हमारे साथ हैं। अगर 90% पॉपुलैरिटी का दावा आप करते हैं, तो जब अडयाला जेल के बाहर इवन खत्म यासीन का मजहबी टच दिया जाता है तो 100 बंदे आप इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर 90% मकबूलियत आपके साथ होती तो अब तक इमरान खान साहब शायद बाहर होते और होना चाहिए था, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ होते। आपने एक के बाद एक मिस कॉल दिए तजाज की, 18 मिस कॉल्स थी, बंदे आपकी कॉल्स पे नहीं निकले। आपने तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश की, आपने IMF को खतूत लिखे, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया, आपने मुल्क के खिलाफ जो हो सकता था। यानी उस वक्त आप जिस हालात में मुल्क को छोड़ के गए, ये बार बार शहबाज साहब का हवाला देते हैं। हमारा तो यही क्रेडिट हमारे जिम्मे है भाई, हम तो इसका क्रेडिट लेंगे हमेशा कि जिस मुल्क को आप तबाही के दाने पे छोड़ के गए थे, उसको डिफॉल्ट से हमने निकाला और दुनिया ने देखा। ठीक है, लेकिन उनका ये पॉइंट तो वैलिड है कि इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं आई, दौरे कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट भी अच्छा निकल रहा है। लेकिन ज़्यादातर तो ये डिफेंस डिप्लोमेसी है ना, इसमें आपकी तरफ से, सिविलियंस की तरफ से कोई दिखाएं कोई इन्वेस्टमेंट आई हो, कुछ बेहतरी आई हो? देखें, जिस मुल्क को श्रीलंका के हवाले से इमरान खान खुशखबरियां सुना रहे थे कौम को, अगर उसको राइट ट्रैक पे डाला है तो टाइम तो लगेगा। हमें पता है कि 1000 किस्म के मसाइल अभी बाकी हैं। हमने जितने पेचीदा मसाइल थे हमने उसको हल करने की कोशिश की। देखिए, पॉपुलैरिटी की बात है जहां तक, देखें अभी जब इलेक्शन आएगा, अभी इलेक्शन आएगा,
उसमें देखेंगे पॉपुलैरिटी क्या है। अभी जहां तक दुनिया पॉपुलैरिटी को छोड़ दें, मैं पॉपुलैरिटी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि डिलीवरी की बात है ना। अब देखें आपके यूटिलिटी के बिल्स कितने महंगे हैं, पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में कम हो गई हैं, पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिला, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार कम है और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। जितनी अब हमारी आबादी की ग्रोथ है उससे कम जीडीपी ग्रोथ है। तो आप सोचिए किधर। अबसार साहब, इनको ना सिर्फ पीटीआई को, इवन पीपी को मसला कहां पे है? वफाक पे ये तनकीद नहीं करते। तनकीद का रुख, तनकीद के तमाम तर निश्तर बरसाए जाते हैं पंजाब की तरफ, बिलखसूस मैडम मरियम नवाज की तरफ। मैं पिछले 2 दिन का आपको बता देता हूं जी, 55,000 खवातीन को 50,000 माहाना पे नौकरियां दी गई। आयमा इकराम के हवाले से 66,000 अफराद को वो जो एटीएम कार्ड के जरिए 25,000 माहाना दिए जाएंगे। सरकार नौकरियां देगी तो बोझ बढ़ेगा। हम पीआईए को डुबो चुके हैं पहले। मैं कह रहा हूं रोजगार के मौके पैदा करना, देखिए मौके इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए देखें आप पाकिस्तान का तकरीबन 85-90% बनते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को निकाल दें, वो तो एक फेल्ड स्टोरी होगी। लेट्स सपोज कोई काम नहीं कर रहे, वफाक आपके पास, पंजाब आपके पास, सिंध हुकूमत आपकी इत्तेहादी, बलोचिस्तान आपकी इत्तेहादी, यहाँ सब रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा? देखें रोजगार के हवाले से हम ग्राउंड, आप जो वज़ीर आला पंजाब हैं, अगर वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 60,000 माहाना पे स्टूडेंट्स को न सिर्फ स्कॉलरशिप दे रही हैं बल्कि जो वज़ाइफ मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मतलब ये आगाज है ना। इसी तरीके से मुआशरे में दुरुस्तगी का आंसर आता है। माशरे इसी तरह राइट ट्रैक पे चलते हैं। देखें मैं आपको गिनवाता हूं, जो नाकदीन है, अपनी छत अपना घर हो, ई स्कॉलरशिप्स हो, ई बाइक्स हो, इसके अलावा आप आ जाएं अपनी घर अपना छत के तकरीबन लाखों घर तामीर हो चुके हैं और हजारों रोजाना की बुनियाद पे तामीर हो रहे हैं। कागजों सचमुच में लोग आपको रोजाना की बुनियाद पे, आप हमारे पेजेस को फॉलो करें। हम वो तो नहीं इंतशार की सियासत करते हैं, हम तामीरी सियासत करते हैं। कुछ और है। शौकत साहब आप फरमाइएगा, जिस तरह ये गिनवाते हैं प्रोजेक्ट पंजाब के, बगैर सांस लिए लंबे लंबे वो लिस्टें चलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कर रही है अवाम के लिए? 14वां साल शुरू हो रहा है आपको, और लोग अभी भी सारे, कल यहाँ थे, वो कह रहे पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में 60% मरीज केपी से आ रहे हैं। आप बताएं केपी के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं मरीजों को वहां पे ट्रेन कर रहे? क्यों नहीं हॉस्पिटल वहां पे? देखें ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखें एक आधा अगर कोई वो दिल के अमराज का जो हॉस्पिटल यहाँ पेशावर के अंदर बनाया है, PIC उसका नाम है, वो इंटरनेशनल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो पिंडी की वो बात कर रहे हैं। यहाँ से लोग दिल के ऑपरेशन के लिए जाते थे, वहाँ CMH और वहाँ पे जो उसके लिए जाते थे। ये इसलिए बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन अब जो हमने यहाँ बनाया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। अगर आप कहीं आए हैं, मैं आपको विजिट कराऊँ, सिर्फ आप अंदर जाके देख लें तो आप खुद ही खुश हो जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल है। आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। सरदारी कहता है कि हम 5 स्टार होटल, तो आप बिल्कुल आ जाए, मैं आपको PIC का दौरा कराऊँ। इसके अलावा ये बार बार कहते हैं इन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। तो अफसार आलम साहब, मैं आपको ये अनओत कहता हूँ कि हमने 17 यूनिवर्सिटियाँ बनाई है, 15 उसमें मुकम्मल हो चुकी हैं, दो अभी प्रोसेस के अंदर है। मोटरवे हमने अपनी बनाई है। ये ऐसी मतलब वहाँ बैठ के ये सुरसुले छोड़ते, ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया जी, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको देखो ये सारी मोटरवे बनाई आपने? सारी तो हज़ारा वाली स्वात मोटरवे और डीए खान मोटरवे। हज़ारा ये वाइड सूबा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाहिद सूबा है जिसने अपनी मोटरवे खुद बनाई है, स्वात वाली। किसी सूबे ने नहीं बनाई है। ठीक है। ये मैं अच्छा, आपको ये बताइएगा, चलें ये बता दीजिएगा कि पेशावर में पेशावर में 9 मई को रेडियो स्टेशन हमला केस जो है, उस पर पंजाब वीडियो फॉरेंसिक की वीडियो रिपोर्ट आई है, जिसमें सहेल अफरीदी, तैमूर झगड़ा, कामरान मंगश, इरफान सलीम समेत PTI के दीगर रहनुमाओं की वहाँ मौजूदगी की तस्दीक हो गई है फॉरेंसिक रिपोर्ट में। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके कानून अपना रास्ता देगा? मौजूदगी देखें मुझे तो खैर इस चीज़ का इल्म नहीं है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में जिस तरह पहले इन्होंने लोगों को अंदर करके सज़ाएं सुना दी है, इस तरह फिर भी कर सकते हैं, वो तो एक अलग इशू है, उस पर मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी अपनी उस पर वो कमेटी बनी है, उसकी तफ्तीश हो रही है।
और उसके खिलाफ भी कुछ लोग कोर्ट गए कि जी इसको रुकवा दें तफ्तीश। वो तो सूबाई हुकूमत भी कर रही है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो एक अलग इशू है। ये जो कह रहे हैं ना, जो हमारी ये तवज्जो जो हटाने के लिए कि जी KP कुछ नहीं कर रहा है, ये इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो है ना एक्सपोर्ट देखें 2.9 बिलियन डॉलर से 2.4 बिलियन डॉलर पे आ गई है एक साल के अंदर। ठीक है शौकत साहब, मैं जो है ना 144 इनके टेक्सटाइल कारखाने बंद हो गए इनके पंजाब के सूबे में, जिसको ये कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त सूबा चल रहा है। 144 कारखाने, और जो महंगा जो बेरोजगारी हमारे दौर में 6% थी 22% पे पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह इनके दौर में, और 12 करोड़ से ज्यादा लोग खते गुर्बत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ये कारनामे हैं इनके। मैं उनसे पूछता हूँ शौकत साहब, 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा। हमें सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने ज्वाइन किया, सूबाई वज़ीर सियाहत और सकाफत सूबा सिंध से। उनसे जरा पूछते सिचुएशन वहाँ पे क्या। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या ये तो कह रहे हैं कि आपने PTI आप पे तनकीद कर रही है, कह रही है कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुना है, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की हमने हुकूमत तो नहीं देखी। फिर वो कह रहे हैं हलीम आदिल शेख कि सिंध हुकूमत ने टोपी पहनाकर टोपी ड्रामा किया। तो क्या आपने टोपी ड्रामा किया? अब वहाँ पे हंगामा हो रहा है, PTI के कारकुनान पथराव कर रहे हैं, पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है, ये क्या चल रहा है सिंध में? सर देखें, अर्ज ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया, वहाँ पे आपने देखे कि हमारे सूबाई वजीर सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पे गए और वजीर आला साहब को रिसीव भी किया, और उनको जो हमारी रवायतें हैं सिंध की, उन्होंने उनको टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। तो लिहाजा उन्होंने, आपने देखा कि वो कराची से निकले हैं, हैदराबाद गए हैं, उन्होंने सारे प्रोग्राम्स किए हैं। अगर किसी के जलसे में लोग नहीं आना चाहते हैं तो आप देखें कि हमने तो उसी वक्त ही परमिशन दे दी, कुछ घंटे शायद ताखिर हुई परमिशन में, मगर जब उनको मिल गई। अब अगर लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे, वो भी सिंध गवर्नमेंट को लोग इकट्ठे करके देने हैं इनको, तो लिहाजा आप देख रहे थे कोई इतनी रश कहीं भी आपने नहीं देखी। मगर हमने वो रिवायतें सिंध की ये हैं कि मेहमान को हम हमेशा वेलकम कहते हैं। अब हम ये तो नहीं चाहेंगे आके वो तोड़ फोड़ करें और जलाओ घेराव करें, तो जाहिर बात है कानून अपने हरकत में जरूर आएगा। अच्छा, मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला, उन्होंने इनकार क्यों किया? आज नाश्ते पे मीटिंग थी सुहेल अफरीदी साहब से, क्यों इनकार किया? सर मेरे जी बिल्कुल, आज बिल्कुल मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग मंडे को शेड्यूल थी, और ये शायद कोई रूमर ही चला है, और आज संडे को तो कोई भी मीटिंग नहीं थी। तो मंडे को कैंसिल कर दी गई है? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि मंडे को, मेरे ख्याल में कैंसिल अभी तक तो नहीं हुई है। जो इतलात आ रही है वो तो यही है, माजरत कर ली है उन्होंने। नहीं, वो तो आज के लिए की थी, आज कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी। तो अच्छा, तो ये मामला इतने खराब क्यों हुए हैं, वजह क्या है इसकी? सर देखिए, मामला इंतशारी से खराब होता है, और उन्होंने खुद ही खराब किया है। आपने देखा है कि कहीं पे भी शुरू में ये गए हैं, जहाँ पे जलसे गाह है वहां गए हैं। अब जाहिर बात है, लोग इतने बड़े ग्राउंड तो उन्होंने चूज कर लिया, अगर लोग इकट्ठे नहीं होंगे इसमें सिंध हुकूमत की क्या गलती है? फिर वो वहाँ पे लड़ना झगड़ना, रोडों पे आ गए हैं, शुरू हो गए, अभी रोड तो बंद नहीं करने देगी। तो रात को हैदराबाद से जब वापस कराची आ रहे थे तो आपने सड़कें क्यों बंद कर दी? क्या बंद कर दी? सड़कें बंद कर दी, और सुहेल अफरीदी खुद ट्वीट कर रहे थे कि जी मैं इधर उधर से घूम फिर के आ रहा हूँ, और यहाँ पे लाइटें भी बंद हैं, सड़कें भी बंद हैं, रेस्टोरेंट भी बंद हैं। सर अर्ज ये है कि आप देखें कि वो सुपर हाईवे से आए होंगे ना, तो वहाँ पे कौन सी हम सड़क बंद कर सकते हैं? वो तो पूरी इंटरनेशनल सड़क है, कराची पोर्ट वहाँ पे, तो वो कैसे बंद कर सकती है? मैं खुद ट्रेवल मैं करके अभी मैं उसी हाईवे से रात को, मैं खुद हैदराबाद, मेरा एक प्रोग्राम तो क्या वो गलत बयानी कर रहे हैं? सर मैं समझता हूँ 100% गलत बयानी कर रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत को रोकना होता तो उनको एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने देते, वहीं शौकत यूसुफ, मैं शौकत साहब, आपने सुना जुल्फ़िकार शाह साहब ने क्या फरमाया? आप बताइए कि ये वो तो कह रहे गलत बयानी कर रहे हैं आपके वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, और लोगों को खामखा में प्रोवोक कर रहे हैं। देखें अफसर आलम साहब, जमहूरियत इन्होंने अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। अभी बेचारे इनको खुद भी समझ नहीं आ रही है, इनके सारे करप्शन के केसेस थे उस पर कंप्रोमाइज हो चुके हैं ये। अब वो ना बेनज़ीर भुट्टो साहब की सियासत रही है, ना भुट्टो साहब की सियासत रही है, वो एक अलग सियासत थी, उसकी आज भी लोग इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। तो पहले तो बड़े जप्पियां आप डाल रहे थे, 2 दिन पहले तो इनसे जप्पियां डाल रहे थे, 2 दिन के अंदर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। धोखा दिया है ना, देखें धोखा दिया है ना। धोखा ना कर, बड़ा धोखा तो पंजाब ने भी दिया ना, करप्शन ठीक थी। देखें फिर करप्शन ठीक थी, देखें क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे देखें सियासत, देखिए हमारा नहीं देखें, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनको हम तो ये समझ रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी की जो सियासत रही है वो तो जमहूरियत से वाबस्ता रही है ना हमेशा। लेकिन ये जब से इस हुकूमत में आप देखें ना, ये आके इत्तेहादी बन गए इनके,
तो इत्तेहादी बनने के बाद आज तक जो चिमटे हुए हैं इस तरह, तो इसकी कोई मेन वजह क्या हो सकती है? आपके ख्याल में क्या हो सकती है कि पीएमएलएन को सपोर्ट करके बैठे हैं? मेन वजह तो ये है कि ऊपर कैसे सुपर हाईवे खुली थी, सुपर हाईवे बंद नहीं हो सकती। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं देखे हैं आप इससे अफसर आलम साहब, सारे मीडिया ने दिखाया। ये मैं कोई यहाँ बैठ के हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तो मीडिया ने पूरा दिखाया, पूरी रात दिखाया। सारे सुपर हाईवे कह रहे हैं, उस पे तो ट्रक खड़े थे सारे। मैं शाह साहब जरा मुख्तसरन बता दें क्योंकि टाइम। जी अफसर आलम साहब, मैं आपको बताऊं कि और ये जो कह रहे हैं करप्शन केसेस के, तो ये तो इन्होंने मन गढ़ंत बनाए। आप बताएं कि लोगों की फैमिलियां, जहां पे फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में डाला गया, आप बताएं मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाला गया। आज वो फेक केसेस इन्होंने जो झूठे बनाए थे, तो एक भी साबित तो नहीं हुआ जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो आप बदला ले रहे हैं, मतलब ये कि आप बदला ले रहे हैं। आज भी साबित नहीं हुआ। और आप ये चेक कर सकते हैं, आप ये हाईवे चेक कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि मैं चेक कर रहा हूं। मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है और मैं आपको ये जमी गफीर बता सकता हूँ। ये जो भरे हुए हैं, देखें जरा, ये जो आपने बाहर रोका हुआ है, गेट बंद करके लोगों पे लाठियां चल रही है, ये सामने नजर आ रहा है। ये वो दौर नहीं है जो आप मीडिया को दबा के आप कह सकते थे कि कुछ नहीं हो रहा है। आखिरी 30 सेकंड। अब साहब मसला ये है कि अभी ये करप्शन की बात करते हैं, इन्हीं के दौर के अंदर मियां शहबाज शरीफ के हवाले से मैं हवाला दूंगा बरतानवी अदल इंसाफ का। पाकिस्तान पे तो ये सवालात उठा देते हैं ना, वहां पे 22 माह की तहकीकात के बाद मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 6 से ज्यादा ममालिक के अंदर तहकीकात होती है, फिर बरतानवी अदल इंसाफ कहता है कि शरीफ खानदान पर 1% की करप्शन ये लोग साबित नहीं कर सके। इनके अपने लोग, जब इनकी परफॉर्मेंस, जब करकर्दगी की बात होती है, ये कहते हैं जी इश्क इमरान में मारे जाएंगे हम, हमसे लोग सवाल ही नहीं करते केपी के कि आप हमें सेहत की सहूलतें दें, तालीम दें, हमें सेहत, ये कैसे हो सकता है? गंदम स्कैंडल का क्या बना, चीनी स्कैंडल का क्या बना, 5,300 अरब रुपए कहां चले गए? अब दूर की बात नहीं जाए, पाकिस्तान, ये पंजाब की दरसगाहों में आलम साहब दूर तक ना जाए, मिलेंगे। पिछले साल से छोड़ें, पिछले करप्शन की बात ना करें। मैं अभी की बात कर रहा हूं। नवाज खोखर साहब को लाइन पे लेके, मैं अभी की बात कर रहा हूं जो अभी करप्शन हुई है। नवाज खोखर साहब को लाइन पे लेके, अभी जो आपने चीनी स्कैंडल जो अरबों रुपए खा गए चीनी के नाम के ऊपर, कि मरियम नवाज आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 5,300 अरब ये खा गए हैं। पिछले तो छोड़े हैं, उसको बात ना करेंगे। अभी की करप्शन की बात के अंदर है। शौकत साहब ऐसे ना करें, ऐसे ना करें सर, अभी की करप्शन का जवाब देना। अब देखें 144 का इन्होंने कहा, अगर 144 में से 10 शौकत भाई गिनवा दें कि ये मिलें बंद हुई हैं, ये डिस्करेज करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान में। अच्छा एक मिनट इस तरह की गलत बयानी करते हैं। पेट्रोल स्टेशन बंद हो गया, कभी बंद हो गया। ना करें ऐसे, लोगों को डिस्करेज ना करें, सियासत ये कह रहे पाकिस्तान को अपनी सियासत। अच्छा बात सुने, मेरे साथ इस पे चैलेंज कर दे, मेरे साथ चैलेंज लगा ले। ये अफसर आलम साहब की ये हो गया, डन हो गया, डन हो गया, चैलेंज हो गया। आप कहते हैं 10 भी बंद नहीं हुए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, और भी अफसर आलम साहब आप टाइम रखें, मैं आपको गिनवाऊंगा। और ये कहते हैं 10 नहीं, मैं आपको इससे ज्यादा भाई तैयारी करके आए, ना इल्जाम लगाते हैं तो सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। इसी पे आपको करता हूं साहब, शौकत यूसुफजई साहब और सैयद जुल्फकार अली शाह साहब। और पंजाब और सिंध की हुकूमतें कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गलत बयानी कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि पंजाब और सिंध की हुकूमतें गलत बयानी कर रही हैं। कौन कर रहा है गलत बयानी? आप लोग खुद ग्राउंड पे हैं, खुद फैसला कर लीजिएगा। हमारे पास वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, ट्रंप जियो पॉलिटिकल एजेंडा कितना काबिल अमल। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का हॉट इशू, ट्रंप जियो पॉलिटिकल एजेंडा कितना काबिल अमल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जबकि ईरान में मुजाहरे जारी हैं और वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपनी रेट इस्टेब्लिश करे, इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि ईरान पर हमला किया जाएगा, जहाँ दुनिया के दूसरे बड़े तेल के ज़खायर हैं। वेनेजुएला पे अमेरिका अमली तौर पे कब्ज़ा कर चुका है। माड्यूरो जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, और उनकी बेगम को वहाँ से उठा के ले गए हैं। न्यूयॉर्क में उन पर केस चल रहा है। वेनेजुएला के पास दुनिया के तेल के सबसे बड़े ज़खायर थे। धमकियाँ मिल चुकी हैं कोलंबिया को, क्यूबा को, मैक्सिको को और ईरान को भी, और इसके साथ साथ ग्रीनलैंड को। यूरोप के 7 ममालिक ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस किस्म की एडवेंचरिज्म की मुखालफत की है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। उनसे बात करेंगे क्या ये जो ट्रंप का जियो पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके पीछे मकासद क्या हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी
जी, अस्सलाम वालेकुम सर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। देखिए, इसके जो मकासद हैं वो ट्रंप साहब की मर्जी है, और एक रेट ऑफ पावर अच्छा। जो है ना उसको इस्टेब्लिश करना है। कहने का मकसद ये है कि इन अ वे जब हम सोचते हैं ना एजेंडा, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा प्लान है जिसमें सारी मूव्स जो हैं पहले से प्लान हुई हुई हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, एजेंडा से ज़्यादा ये एक डॉक्ट्रिन है। और डॉक्ट्रिन ट्रंप साहब की ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस क्या पूरा गांव उसका। और कुवत जो है वो, और वो खुद कहते हैं, बिल्कुल खुल के कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा अहमियत बिल्कुल नहीं देता। इंटरनेशनल लॉ वो है जो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मैं इसको फिसिशियसली नहीं कह रहा, ये ट्रंप साहब के खुद अल्फाज हैं, उनके साथियों के अल्फाज हैं। तो वो एक डॉक्ट्रिन है रादर देन एजेंडा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एजेंडे से ये लगता है कि शायद कोई चीज़ प्लान्ड है। अब वो डॉक्ट्रिन जब अनलीश हुई है एक ऐसी दुनिया में जो पहले ही तगैयर और तब्दीली की प्रोसेस से गुजर रही थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को खुद ट्रिगर कर देती। कुछ ट्रिगर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कुछ चीज़ें खुद ट्रिगर हो जाती हैं। मतलब मेरा मसलन ये है कि वेनेजुएला पे जो था हमला और किडनैपिंग उनके प्रेसिडेंट की, वो तो ट्रंप की मर्जी थी। लेकिन वेनेजुएला में जो अब हो रहा है, जो एक अंदरूनी एक पावर स्ट्रगल है, या बाकी लैटिन अमेरिका में जो अब हो रहा है, आज की खबर मेरे ख्याल में ये थी कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम एक वापस ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, ग्रैंड कोलंबिया। ग्रैंड कोलंबिया एक थोड़े अरसे के लिए एक मुल्क था जो आज के 4 मुल्कों को मिला के बनाया गया था, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। कहने का मकसद ये है कि जब आप ये नई डॉक्ट्रिन, एक नया रूल, नए असूल फेंक देते हैं, तो ना सिर्फ आपकी हरकतें फ़र्क होती हैं, बाकी दुनिया की जो हरकतें हैं वो भी फ़र्क हो जाती हैं। जैसे आपने कहा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो यूरोप हो। यार हम लोग आजकल सीरिया की तो बात ही नहीं कर रहे, जहाँ कल फॉर एग्जांपल अमेरिकन फोर्सेस ने जाके अटैक किया। इतना अब इतनी बिल्कुल, ज़्यादा गजा की भी बात नहीं हो रही। बिल्कुल। और गजा, थैंक यू फॉर रेजिंग दैट, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट। देखिए, गजा में गुज़श्ता कल भी क़यामत थी, आज भी क़यामत है, आने वाली जी। कल भी क़यामत है। जो सो कॉल्ड जनाब पीस एग्रीमेंट है और ये वो है, उसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। सो जब आप इतनी सारी चीज़ें फेंक देते नहीं हैं, हो रहा। राइट, सो उसमें उस कंफ्यूजन में बहुत सारी चीज़ें रह भी जाती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने बड़ा एक अच्छा जार्गन दिया है कि जब मैंने आपसे पूछा ये एजेंडा है, तो आपने कहा ये ट्रंप की मर्जी से। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रंप की मर्जी जो है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ पावर जो है, ये तो एक ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो ये कहते आए थे कि मैं तो जंगें ख़त्म करवाऊंगा, और वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहते हैं लेना कि मैंने जंगें ख़त्म करवाई हैं 7 या 8। तो अब ये खुद वो जंगें फेंक रहे हैं ऐसे पूरे तमाम दुनिया में। तो ये क्या तरीकाकार है? ये कि आपको इसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है, या उनका पावर सोचती ऐसे है? मेरे ख्याल में पावर सोचती ही ऐसे, और तमाम हिस्ट्री में ऐसी ही सोचती है। खतरनाक तो बहुत ज्यादा है, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया खतरनाक, यकीनन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जब हाथ से निकल जाता है तो फिर किसी के हाथ में नहीं होता, ट्रंप के हाथ में भी नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इतनी नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पावर का सोचने का तरीका ही है। देखें, ये अभी की बात नहीं है, आप तारीख में कहीं चले जाएं, जब पावर इतनी कॉन्सेंट्रेट होती है या इतनी इन अ वे थ्रेटन भी होती है ना, ये भी हो रहा है कि ट्रंप साहब जो है उनको अमेरिका थ्रेटन होता हुआ लग रहा है। दैट्स व्हाई ही हैज टू असर्ट पावर। अगर आप मुझे पावरफुल तस्लीम कर लेते हैं तो फिर मुझे अपनी पावर का मुजाहरा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी दुनिया जिसमें नई ताकतें होती, सो उसमें मुझे मुजाहरा करने की। मुकम्मल करें। जी जी बताइए। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ताकत जो है वही सारा कुछ करती है। और पिछले जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कुछ हुआ है इस दुनिया में, अमेरिका ने जो कुछ किया है, कोई भी डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, वो ताकत की ज़ुबान इन्होंने बोली है। मुझे जो एक नया फैक्टर नज़र आ रहा है इस ट्रम्पियन जियोपॉलिटिकल एजेंडा में, जिसको मैं एजेंडा कह रहा हूँ, आप मर्जी कह रहे हैं, वो है ग्रीनलैंड का, जिसमें यूरोप जो है वो अलग स्टैंड ले रहा है अमेरिका से। तो इसमें क्या ट्रंप को इतना वॉकओवर मिल जाएगा? और ख़ास तौर पे ये इलेक्शन का साल है, मिड टर्म इलेक्शन होने कांग्रेस के वहाँ पे अमेरिका में, तो क्या अमेरिका सारे का सारा ही पावर मैडनेस में चला गया है और वो यूरोप के साथ भी फटा शुरू कर देंगे, लैटिन अमेरिका के साथ भी, इस्लामी ममालिक के साथ भी, गजा है, ईरान है, शाम है, चल क्या रहा है ये?
ये बिल्कुल आपने सही बात देखें, जो चल रहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल इसीलिए है कि बहुत सारी रीलें एक साथ चल रही हैं। आप सोचे ना, आप एक सिनेमा हॉल में खड़े हैं और वहाँ 18 फिल्में साथ चल रही हैं और आप सारे देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ही होंगे। लेकिन जिन जी चीज़ों का आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल। दोनों बहुत अहम है। जो पावर हमेशा पावर होती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो फर्क चीज़ है। लेकिन जो जितना मर्जी जुल्म था, जितनी मर्जी नाइंसाफी थी, उस पे एक गिलाफ था, उस पे एक वनेयर था, एक वार्निश हुई हुई थी मोरालिटी की, रूल ऑफ लॉ की। कि जब आप इराक में भी गए तो आपने पहले जो है यूनाइटेड नेशन जाके कोई बहाना बनाया, कोई दिखाई कि जनाब जी मेरे पास एविडेंस जी है। वो जब वो गुलाफ उतर जाता है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, और इन अ वे वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उस जो पिछले 70 साल में एक एक ऑर्डर बना था, उसमें एक अजम्पशन ये थी कि जी मॉरल अथॉरिटी जो है वो अमेरिका के पास है, सिर्फ पावर नहीं, मॉरल अथॉरिटी। ट्रंप अब मॉरल अथॉरिटी की बात नहीं करते। दूसरी एक किस्म का एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना है जिसका हिस्सा था ट्रांस अटलांटिक अलायंस, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में। इस वक्त जी ट्रंप साहब उस पर भी असर्ट कर रहे हैं, और वो बहुत डेंजरस है। मसला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। देखें, ग्रीनलैंड एक जगह है, उसमें आबादी भी कम है, पता नहीं मिनरल है या नहीं है, ट्रंप साहब ने अब जिद बना ली है। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज, या उतनी ही अहम चीज ये है कि अगर ग्रीनलैंड के मसले पे ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस टूटती है, तो जो टूटा फूटा लंगड़ा लूला निज़ाम हमारा था इंटरनेशनल, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, हमने इतनी देर अभी बात की और बल्कि कई हफ्तों से कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का अब जिक्र ही नहीं आता, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब बिल्कुल जो भी बिल्कुल। आपने बनाया हुआ था निज़ाम, वो गिर गया। मैं यूरोप की क्यों बात करता हूँ, फिर एक मिनट में मैं आपका जो दूसरा हिस्सा है उस पर भी कुछ कहना चाहूंगा। यूरोप की जो बात है, इस वक्त यूरोप में तजब्जो भी है कि यार अगर ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस टूटती है, चलो ग्रीनलैंड तो जो है सो है, तकरीबन हर मुल्क में यूरोप में के अमेरिका के अड्डे भी हैं, अमेरिका की फौज भी मौजूद है। तो वहां वेनेजुएला की तरह ठीक। आपको हेलीकॉप्टर नहीं भेजना। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका जाके अटैक कर देगा, लेकिन जो अजम्पशन थी कि जनाब हमारी अलायंस इतनी सख्त जबरदस्त है कि हम एक दूसरे मुल्क की फौज को अपनी टेरिटरी में बैठा देंगे, जब वो टूटेगी तो उसकी सही। बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं, जिसपे इस वक्त यूरोप बहुत गहराई से सोच रहा है। जहां तक अमेरिका की बात है, दो इसमें ठीक। पहलू हैं। एक ये कि एवरीवन लव्स अ विनर। जब जीत होती है ना, ये हमने भी देखा है, हर जगह देखा है, तो सब नारे मारते हैं। तो एक हाँ इन दैट सेंस वो तो वहाँ की मीडिया से भी लग रहा है। हाँ, अमेरिका लव्स ट्रायम्फ, राइट। आप जीत का जब इजहार कर सके तो जाहिर है फिर वही होगा। लेकिन इस वक्त उसके साथ साथ अमेरिका इज ए डिवाइडेड कंट्री, बिल्कुल एक खाना जंगी की हालत में है, टूटा हुआ है। हम इन चीजों में जो चीज फॉर ठीक एग्जांपल नहीं सोच ठीक। रहे, जो इस वक्त आइस के बारे में हो रहे हैं, सो वो जो मिड टर्म इलेक्शन है वो बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उससे पहले जो करना है कर लो, मैं एमपी हो जाऊंगा। आई डोंट थिंक दैट इज एज इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज द आइडिया कि मैं जब ये सब चीज करूंगा ना तो मैं मिड टर्म इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन ठीक है, जीती हुई आखिर में सिर्फ ये बता दें, ये मॉनरो डॉक्ट्रिन जो है इसमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर की वो बात करते हैं, ये किस हद तक काबिल अमल है इस जमाने में? देखिए, पिछली डेढ़ एक सेंचुरी से तो तकरीबन काबिल अमल थी ना। अमेरिका ने बाय फोर्स और बाय पॉलिटिक्स अब उस हेमिस्फेयर पे पूरा कब्जा जमाया हुआ था, और बेसिकली उसी की रिट थी। ठीक है। फिर हमने पिछले 25 एक साल में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता खसूसन चीन की जो इनरोड हुई, एक चीन की इनरोड हुई, दूसरी अमेरिका जो है वो कम आ गए। सो अब जिसको डोनाल्ड ट्रंप ठीक डॉनरो ठीक। डॉक्ट्रिन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, दैट जी आई थिंक इज रियल फॉर हिम। इसलिए भी रियल है, एक जुमले की इजाजत, इसलिए भी रियल है कि उनके जो वजीर खारजा हैं मार्को साहब, मार्को रूबियो, वो खुद लैटिन अमेरिकन डिसेंट के हैं, और मेरे ख्याल में हमें क्यूबा जी पे इसीलिए जी। नजर रखनी चाहिए कि ही इज वेरी हॉकिश ऑन दैट। ही इज़ वेरी, और वो बहुत खुद चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, बहुत ही आपने असर अंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की है। वक्त को एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल इस्लामाबाद में धमाका इंतज़ामिया किधर है। वक्त हुआ है आज के एडिटोरियल का। इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ है, अलमनाक वाक़या है। 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 बच्चों समेत कई ज़ख्मी हैं, और ये धमाका हुआ एक शादी वाले घर में, जिसमें दुल्हा और दुल्हन दोनों जिनकी कल बारात थी वो भी इसमें जाँ बहक हो गए हैं। और
आज इस वक्त जब मैं आपको ये कर रहा हूँ, इस वक्त उनका वलीमा होना था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये एक गैस सिलेंडर या गैस लीकेज से ये धमाका हुआ है। 3 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं, 2 मुतासर हुए हैं, महल्ले के बाकी घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके बायस घरों को सील कर दिया गया। धमाका सिलेंडर से हुआ या नहीं, इस्लामाबाद की तहकीकाती टीम ने इस मामले की जाँच की तो पता चला कि इस्लामाबाद में जगह जगह गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर रीफिलिंग जारी हैं। G7, G11, गोलड़ा, मेहराबादी, बरीमाम और मुख्तलिफ मकामात पर छोटे छोटे बच्चे 350 रुपये पर किलोग्राम एक्सपायर्ड सिलेंडर में गैस भर भर के फुल कर रहे हैं, और ये सब इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में हो रहा है। पकड़े जाने पर सज़ा कितनी है? सिर्फ 3000 रुपया। और आप सोचें कि 8 अफराद जहाँ बक हुए इस्लामाबाद में, जो दारुल हुकूमत है इस इतने बड़े मुल्क का, और कैपिटल सिटी किसी भी मुल्क का ड्राइंग रूम होता है, लेकिन पाकिस्तान का दारुल हुकूमत लगता है कि यतीम है, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है, इसकी इंतज़ामिया को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ लोग गैस लीकेज के धमाकों में मरे। कोई रेगुलेटरी यहाँ अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, CD अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ इनएफिशिएंट और बैड इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, और ट्रैफिक अनफ्रेंडली डिज़ाइंस हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई फुटपाथ नहीं है, साइकिल और मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग लेन्स नहीं है। गरीब की ज़िंदगी इस शहर में नामुमकिन और मुश्किल तरीन हो चुकी है। ये जहाँ पे धमाका हुआ है, ये भी गरीबों के घर थे। तो इससे आप सोचें कि इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान को मैसेज क्या दे रहा है, और यहाँ की इंतज़ामिया इतनी नालायक, निकम्मी और बेहिस क्यों है? इसका जवाब सोचिएगा आज की रात को। अब गुड नाइट कहूँ कि ना कहूँ? खुदा हाफ़िज़।